Okay, today's topic is about random variable. Can you explain what is variable? Just a variable. Variable किसको कहते हैं हम? Basically, you can say a container in which we can store something that can be changed, right? जो बाद में change हो सके, जिसको आप change कर सकते हो. तो एक variable और ये random variable क्या both are same? नहीं, इसको डेफिनेशन को छोड़ो, मत पढ़ो डेफिनेशन. क्या वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल बोथ आर सेम? चलो अगर आप रैंडम वेरिएबल अगर आप इसकी वर्डिंग पे चले जाते हैं तो आप कहोगे सर रैंडम वैल्यूज को स्टोर कर रहा होगा, ऐसा ही है? नो, द रैंडम वेरिएबल इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग. रैंडम वेरिएबल कंप्लीटली डिफरेंट थिंग होता है. क्या होता है रैंडम वेरिएबल? कैसे हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब आप वेरिएबल की बात करते हैं, रैंडम वेरिएबल इज नॉट अ वेरिएबल और अ कंटेनर टू स्टोर एनी डेटा. अ रैंडम वेरिएबल इज नॉट अ कंटेनर व्हिच इज मेड टू स्टोर अ डेटा. ठीक है, तो वो कंटेनर नहीं है. जब आप वेरिएबल्स की बात करते हो, हमारे पास टू टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, एक होता है कंटीन्यूअस, एक होता है डिस्क्रीट. ठीक है, कंटीन्यूअस का तो आपको पता है, कंटीन्यूअस का मतलब होता है इसके अंदर वैल्यूज कंटीन्यूअस फॉर्म में आ रही, जैसे कि डेसिमल पॉइंट के अंदर आपके पास है 0.1, 0.11, 1.2, 1.5. दीज आर कंटीन्यूअस वैल्यूज. या फॉर एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं तो फिर आप इसको डिनोट कर सकते हो हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन दिस क्लास, या फिर आप बोल सकते हो हाइट ऑफ एनी ह्यूमन इन हैदराबाद. भाई हैदराबाद के अंदर लोगों की हाइट कितनी है? आप ये आपका एक कंटिन्यूअस पॉइंट है. किसी की भाई 168 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी की 168.5 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी की 169.1 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन कभी भी वो डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होगी. और डिस्क्रीट वैल्यू को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो डिस्क्रीट वैल्यू होती है द होल नंबर. होल नंबर कैन बी, फॉर एग्जांपल आप डाइस की बात करो, एक डाइस जब आप रोल करोगे तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? भाई आपने क्या होता है 6 आउटकम्स आ सकते हैं, लेकिन या तो 1 होंगे, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, लेकिन देयर इज नो 1.2, 1.3 इस तरह की कोई वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल जो स्टोर कर रहा है. अब हम आते हैं रैंडम वेरिएबल के ऊपर. कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई होल नंबर नहीं है, कहीं पर आप उस डेटा को स्टॉप नहीं करते. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हाइट की बात करो, आपकी हाइट कितनी होगी? आप बोलोगे सर मेरी हाइट हो सकती है 5.8, मतलब 5 फुट 6 इंच. और मैं अगर आपको सेंटीमीटर में ले जाऊं तो मैं इसको तुम्हें बोलूंगा ये तुम्हारी हाइट होगी 165.1.2.3.5 6 7 8. अब आप कहाँ पे जाके स्टॉप करोगे? देयर इज नो पॉइंट जहां पर आप स्टॉप कर सकते हो. लेकिन जब आप बात करोगे डाइस तो वो 1 ही होगा, या तो वो 2 ही होगा. 2 के बाद कोई दूसरी वैल्यू उसमें नहीं ऐड होगी. ठीक है, तो वो होल नंबर है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वैल्यू. सिर्फ इतना ले लो. ज़्यादा इसको डीप में जाओगे फिर मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना दोबारा शुरू कर दूंगा, क्या पता. फिर हम आते हैं रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल इज नॉट अ वेरिएबल टू स्टोर एनी डेटा. अ रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली अ फंक्शन और अ प्रोसेस. अब एक फंक्शन और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? A functionality which has been applied on your features or your variables. आपके x वेरिएबल्स के ऊपर जब आप कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करोगे, जब उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज आएंगी, दोज वैल्यूज आर बीन स्टोर्ड एज अ रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ हेड और टेल, आपने एक कॉइन टॉस किया कोई 1000 टाइम्स, जिसमें से आपके पास कोई 600 टाइम आपके पास हेड आ गया, 400 टाइम आपके पास टेल आ गया. इसका एवरेज निकालिए तो कैसे निकालें? सर आप कैसे कह रहे हैं कैसे एवरेज निकल सकता है? एच और टी का मैं एवरेज कैसे निकालूंगा? यू नीड टू मैप इट फर्स्ट. अब इसको मैप कैसे किया जाए? The process of mapping any outcome from any random experiment
इज नॉन एज रैंडम वेरिएबल। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स आ रहे हैं, जब आप उसको मैप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एनी फंक्शनैलिटी, दैट इज नॉन एज अ रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हेड और टेल, अगर मैं इसको भाई डिनोट करता हूँ 1 और 0 से, या 1 और 2 से, या 0 और 1 से, जैसे मैंने भाई हेड आएगा तो 1, टेल आएगा तो 0। अब मैंने इसको मैप कर दिया। ये सेम चीज आप परफॉर्म कर चुके हो इन अडॉप्टेबिलिटी लेवल वाले आपके असाइनमेंट के अंदर। उसमें हम क्या कर रहे थे भाई, मैप कर रहे थे। किस चीज को मैप कर रहे थे? एंगेजमेंट लेवल को मैप कर रहे थे आप। उसके अलावा अटेंशन लेवल को आप कर रहे थे, लर्निंग मोड्स को आप मैप कर रहे थे। तो ये सारी मैपिंग जो हम करते हैं जब आप कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हो ऑन योर एक्स वेरिएबल, उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। या फिर आप जब परफॉर्म करते हो कोई भी फंक्शनैलिटी ऑन द आउटकम्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो आउटकम्स आते हैं उस पर हम कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, इट इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल। अब दिस कैन बी कंटिन्यूअस, दिस कैन बी डिस्क्रीट। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। आप मुझे बताओ हेड टेल तो आपको समझ आ गया भाई, अगर हमने हेड को 1 डिनोट कर दिया और टेल को हमने 0 डिनोट कर दिया तो हमने उसको मैप कर दिया। अगर यही सेम चीज फॉर एग्जांपल हम डाइस को परफॉर्म करते हैं, अच्छा यहाँ पर वैल्यू सेम ही होगी, आपने मैप तो किया है लेकिन डाइस में आपके पास, आपको पता है 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू, आपने कहा 1 आएगा तो उसको 1 ही रखो, भले सेम है लेकिन आप उसको मैप कर रहे हैं, या आप उसको एज अ रैंडम वेरिएबल ही चूज करोगे ताकि हम उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ एक टास्क मैं आपको देता हूँ, ठीक है, टास्क आपका क्या है, आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, कि जब आप इस कोई भी मतलब डाइस को आपने रोल करना है 100 टाइम्स, ठीक है, सॉरी आपको ट्वाइस, 2 दफा डाइस को रोल करना है, बट 100 टाइम्स ये सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। मतलब कितनी बार आपका रोल करना होगा? 200 टाइम्स, लेकिन किसके अंदर? पेयर्स में, ठीक है। एवरी पेयर, इफ एवरी पेयर हैज द वैल्यू 7, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दो कि कितने पेयर्स की वैल्यू 7 आएगी। अब सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पहले रोल करवाओगे, अलग अलग रैंडम वैल्यूज आएंगी, लेकिन क्या वो 7 आएगी? नहीं आएगी। हमने कहा पेयर्स की निकालनी है आपने, तो फिर उन पेयर्स को आप क्या करोगे, एक फंक्शन में अप्लाई करवाओगे। वो फंक्शन क्या करेगा, दोनों पेयर्स की वैल्यूज में आपस में ऐड करेगा। ऐड करने के बाद वो फिर स्टोर किया जाएगा आपके एक्स वेरिएबल में, व्हिच इज योर बेसिकली रैंडम वेरिएबल। जहां पर आपने प्रोसेस परफॉर्म किया, अब जो उसमें से आउटकम आ रहा है दैट इज योर रैंडम वेरिएबल। व्हाट डज इट सेज, ये क्या कह रहा है? In the context of probability theory, a random variable is a function that maps the outcome of the random process or random experiment, known as the sample space, to a set of real numbers. अब इसको इनपुट क्या क्या चीज मिलती है? The input to the function is an outcome from the sample space of your random experiment, as I already told you. जो आपके पास आउटकम आ रहा है ऑफ योर रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं, दोज आर बेसिकली द इनपुट्स फॉर द रैंडम वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आप उसको मैप करोगे, आपने हेड दिया, हेड को 1 में कन्वर्ट कर दिया, आपने टेल दिया, टेल को 0 में कन्वर्ट कर दिया, तो इनपुट क्या हुआ, आपने आउटकम्स उसको दिए। आउटपुट क्या है? द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज द रियल नंबर दैट वी असाइन टू ईच possible outcome. Remember one thing, the value will always be the real number. Why? So we can perform any kind of analysis on our data. As there is categorical data, you cannot perform any kind of analysis on the categorical values, क्योंकि वो आपके पास ऑब्जेक्ट वे में आती है। अब अगर उसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकलेगा, उसका मीन निकालना है तो कैसे निकलेगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो कैसे निकलेगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है तो कैसे निकलेगी। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेक करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब ये चीजें कैसे हम चेक करेंगे, तो हमें उसको मैप करना पड़ता है। फॉर मैपिंग यू नीड टू परफॉर्म। अब आपके पास एक टास्क है, बहुत छोटा सा टास्क है। करना क्या है, रैंडमली दो डाइसेस को एक साथ रोल करवाएं 100 टाइम्स, 2 डाइसेस को एक साथ रोल करवाएं 100 टाइम्स, और उस पर एक फंक्शन अप्लाई करवाएं
कि अगर दोनों की वैल्यू प्लस कर 7 आती है तो उसको स्टोर करें, फिर उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कितनी बार ऐसा हुआ कि दोनों की वैल्यू 7 है, जिसको हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है, इतनी मुश्किल तो नहीं है। पहले तो रैंडमली जनरेट करवाएं ट्वाइस पर 100 टाइम्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमेशा देखो जब भी कोई फॉर्म किया करो लिखा करो कि भाई करना क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं भाई हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट है कि रोल अ डाइस ट्वाइस and find the probability of pair equals to 7। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। मैंने आपको बताया भाई 100 टाइम्स ये करना है, तो ट्रायल इज 100 times and find empirical probability of pairs getting sum of 7। ये निकालना है। अब एक्सपेरिमेंट पढ़ो पहले। एक्सपेरिमेंट क्या है, रोल अ डाइस ट्वाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर 7। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम आते हैं कि भाई करना क्या है। सबसे पहले ट्राइस कितने हैं, ट्राइस इक्वल्स टू 100, सिंपल इज दैट। ठीक है, फिर एक होगा आपका डाइस 1, दूसरा होगा आपका डाइस 2, इसको भी रोल करना है, इसे भी रोल करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोला भाई np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंटीजर 1 से लेकर 7 टाइम्स इसको रोल करवाओ, क्योंकि आपको पता है अपर जो होगा वो हमेशा -1 हो जाएगा। फिर हम आते हैं कॉमा, आपने बताया भाई साइज कितना होना चाहिए, साइज कितना, क्यों, क्योंकि हमें इसको 100 टाइम्स रोल करवाना है। यही सेम चीज आप इसको भी दे दो।
अब ये 2 ट्वाइसेस 100 टाइम रोल करवा दिया, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों का सम निकालना है, ठीक है, जो आपका बेसिकली एक्स वेरिएबल होगा। अब आपकी मर्जी, आप कोई फंक्शन बनाओ या डायरेक्टली स्टोर करवाओ, और बेसिकली आपने यहाँ पर उसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू एक्स इज बेसिकली डाइस 1 प्लस डाइस 2। तो आपके पास दोनों का सम आ गया। फिर हमें ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू 7 के बराबर है या नहीं। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको ये करना होगा तो अब आप कैसे चेक करोगे नंपाई के अंदर? नंपाई में कैसे चेक किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें नंपाई में अप्लाई करना है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप डायरेक्टली भी मैच करवा सकते हो इक्वल इक्वल टू यूज करके, उससे भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वल इक्वल टू भी यूज करना है आपने, तो जैसे कि हम इसमें देखते हैं वैल्यू 7 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जो आपका वैल्यू x है वो इक्वल इक्वल टू होना चाहिए 7 के। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रू या फॉल्स उसके अंदर स्टोर होते जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है ट्रू फॉल्स का मतलब होता है 1 और 0। तो अब आप इसको मीन निकालोगे तब भी पता चल जाएगा, नहीं तो अगर आप काउंट करोगे तब भी आपके पास आ जाएगा कि भाई कितने काउंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब काउंट्स के लिए हमारे पास क्या क्या है, क्या यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट वैल्यू काउंट्स। नहीं, वैल्यू काउंट्स क्यों, पीडी थोड़ी है, नंपाई में है। तो नंपाई में हम क्या करेंगे? एमपी डॉट काउंट, ऐसे क्या लिखो अंदर? वैल्यू 7, पक्की बात है, चलेगा? क्या हो गया इसको? अरे यार ये आगे पीछे हो रहा। ये तो नहीं चलता, क्या करें? अरे भाई ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये आपके एरे का काउंट होता है, डॉट काउंट। लेट्स सी क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा? हाँ, क्या हो रहा है? बूलियन तो है ना, यहाँ पर बूलियन क्या कह रहा है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एरर पढ़ो ना, एरर क्या कह रहा है? एग्जैक्टली तो हम इसमें करते हैं डॉट सम क्यों ना यूज करें। अभी सम क्या बताएगा आपको? जितनी भी ट्रू वैल्यूज आपके पास आ रही हैं वो 1 के बराबर होती हैं। जब आप उसको काउंट कर सम करोगे तो आपके पास 14 आ गया। अब मैंने जो कि ये अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स रैंडमली जनरेट कर रहा है। इसको अगर आपको रोकना है तो आपके पास एक चीज होता है np डॉट रैंडम डॉट सी, और नॉर्मली हम इसके अंदर 42 को ऐड करते हैं। वंस आपने इसको रन कर दिया तो आप जितनी बार भी रन करो आपके पास ये सीड सेम ही रहेगा। अब ये सीड का मकसद क्या होता है? बेसिकली जब आप रैंडमली जब जनरेट करते हो तो नंपाई के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो रैंडमली जनरेट करते हो, वो भी रैंडमली परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ जाए जो रैंडम वैल्यू है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो और आप देख रहे हो कि यार बार बार मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक सीड जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया भाई सीड 42, इसका मतलब होता है कि जो फिर
42nd जो सीड है सिर्फ वही रन करते रहो बार बार, तो अब हमेशा जो रैंडमली जनरेट्स होंगे वो उसी तरीके के जनरेट होंगे जो आपने एक दफा रन कर दिया। 42 टाइम्स नहीं, सेकंड्स भी नहीं है ये। देखिए हमारे इस numpy के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बने हुए हैं टू गेट सम रैंडम वैल्यूज, ठीक है, और वो भी रैंडमली परफॉर्म होते हैं। अब आपको कहा भाई आप रैंडम एक काम करो, एक बॉक्स है उसमें से रैंडम निकालो, आपने उसको इस तरीके से हिलाया, ठीक है, आपने निकाला, मैंने दोबारा कहा अब आपने उसको गोल घुमा दिया, फिर आपने निकाला, फिर मैंने आपको दोबारा कहा, अब आपने बोला इसे किसी को कैच करवाया उसने वापस दिया, अब ये अलग अलग लेकिन रैंडम तो हो रहा है उसके अंदर। जब आप 42nd सीट की बात करते हैं, जो 42nd नंबर पे जो भी फंक्शन है जिस तरीके से भी परफॉर्म किया जा रहा है वो परफॉर्म होता है। अब ये कहीं भी होता है 0 से लेकर 1000 तक होता है, आप आपकी मर्जी आप क्या सीट रखते हो, पर एज रिसर्चर एज अ डेटा साइंटिस्ट नॉर्मली हम ये 42 ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके जो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट है उससे रिलेट करता है, दैट इज व्हाई। चलो इसको छोड़ते हम आगे आते हैं। आपने जब सम किया आपके पास आ गया भाई कितना 17 टाइम्स आपके पास क्या आ गया है। अब हम निकालते हैं इसकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, जो थ्योरेटिकल आउटकम्स की बात कर रहा हूँ, एम्पिरिकल की नहीं, 100 टाइम्स परफॉर्म नहीं कर रहे हम, ठीक है, हमने अभी 100 टाइम परफॉर्म नहीं किया, हम सिर्फ अपना एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे 2 दफा एक ही डाइस को जब आप एग्जीक्यूट एक साथ रोल करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 6 into 6 36 होंगे, ठीक है, उसमें से कितने पेयर्स आपके 7 आ सकते हैं, मैं बता देता हूँ 6 आने चाहिए, ठीक है, कैसे, अगर आप खुद भी काउंट करो तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक हो गया 3, पहले में 3 आया दूसरे में 4, दूसरा हो गया पहले में 4 आया दूसरे में 3, तीसरा हो गया पहले में 5 आया दूसरे में 2, चौथा हो गया पहले में 2 आया दूसरे में 5, पांचवा हो गया पहले में 6 आया दूसरे में 1, दूसरा और छठा हो गया पहले में 1 आया दूसरे में 6, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो टोटल हमारे पास 6 फेवरेबल आउटकम्स है, राइट। तो आप जब आप थ्योरेटिकल निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो 6 डिवाइड बाय 36। फिर हम आते हैं एम्पिरिकल में। कितनी होगी, वैल्यू सम डिवाइडेड बाय ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 100 थे, जो आपके पास 7 आई है वो 17 है, जो डिवाइड करेगा तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.17। अब क्योंकि हमने 100 टाइम्स रन किया तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 17 क्यों आई। ये मत सोच लेना कि सर 17 आई मतलब 100 से डिवाइड हो तो 2 0 पहले लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड करता है ट्रायल के ऊपर, अगर यहीं पर अगर ये ट्रायल मेरा 101 होता तो पता नहीं कुछ और ही आती, ठीक है, तो ये मत सोच लेना कि 2 0 पहले लग जाएंगे, सही है, समझ में आ गया। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, थ्योरेटिकल देखो, जब थ्योरेटिकल की बात होती है ना वो हम कहते हैं द रियलिटी। आपको पता है रियलिटी यही है कि हमारे पास टोटल 6 फेवरेबल आउटकम्स है जिसकी 16% चांस है, मतलब 16% चांस है ना आपका, ये आपको रियलिटी पता है। अब जब आप इधर एम्पेरिकल की बात करते हो उस पर हम डिसीजन करते हैं,
कि भाई जो हमने यही सेम एक्सपेरिमेंट 100 टाइम परफॉर्म किया है, तो इसके बेसिस पे हम डिसीजन उठा रहे हैं कि कितने दफा आ सकता है। नहीं, डिफरेंट आएंगी, बहुत डिफरेंट आ सकती, काफी डिफरेंट आ सकती है, उन बेसिस पे डिपेंड करता। अच्छा, लेकिन एक चीज है, क्लोज का मतलब ऐसे नहीं होता कि जैसे कि भाई अब आपके पास, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी एक आपको यहाँ पर क्लास वर्क दिया था, जिसके अंदर हमने मेरे ख्याल से हेड टेल परफॉर्म किया था, या जिसमें हमने देखा था कि भाई कोई हमारे पास एक वैल्यू 50 टाइम्स आ रही थी। हाँ, रेड ब्लू ग्रीन वाला जो किया था। अब उसके अंदर हमारे पास 50 टाइम, अब जब आपको पता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ही यही है कि एक चीज हमारे पास 50 दफा आ सकती, 50% चांस है कि वो आएगी थ्योरेटिकल, तो गारंटी है कि एम्पेरिकल में अंदर भी वो 50% आएगी, वो गारंटी है। उसकी वजह ये है क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी पॉसिबिलिटी आने की ज्यादा है, तो भले फिर वो एम्पेरिकली क्यों ना हो, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। और दूसरा, हम तो यहाँ पर रैंडम जनरेट कर रहे हैं, जो रियल यहाँ पर ये तो नॉर्मलाइज फॉर्म है ना, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लोज, आज जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ ट्वाइस, तो मतलब आपने टॉस है क्वाइन, ठीक है। अब जब एक क्वाइन का आप जब टॉस करते हो तो दोनों की चांसेस कितने होते हैं? 50-50 होता है। अब यही एक्सपेरिमेंट मैं 5000 बारी बना लूं, लेकिन दोनों के चांसेस 50-50 भी होंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल, रैंडम उसके फंक्शन के थ्रू। यही सेम चीज जब आप रियल डेटा लेकर आओगे तो उसमें टोटली डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर क्योंकि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर 50% चांस है तो ये भी 50% ही दिखाएगा आपको बार। लेकिन जब आपका रियल डेटा होगा उसमें चेंज हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, अच्छा, इसको अगर आप प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट भी कर सकते हो, जैसे कि भाई इसको AT डॉट हिस्टोग्राम करते हैं, प्लॉट करते हैं, हमारी वैल्यू x को प्लॉट करके देखते हैं, और फिर इसमें हम इसको दे देते हैं कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट पेयर कितना आएगा? 2। और सबसे मैक्सिमम कितना आएगा? तो क्यों ना इधर एक रेंज बना लेते हैं, np डॉट ऐसे ही है, 2 से लेकर 14 तक। ये थोड़ा सा बढ़ा देते ना ताकि हमें थोड़ा समझ में आए। और इसमें अब यहां पर देखें, अच्छा एक और चीज कर लेते हैं, ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल लाइन एट 7, सॉरी वर्टिकल लाइन, और कलर में लाइन, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो आपके पास 7 आ रहा है वो सबसे ज्यादा दफा आ रहा होगा, तकरीबन 17 समथिंग, जो मतलब यहाँ पे आपके 16 आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये तकरीबन 16 के दरमियान आ रही है, ये देखें। तो बेसिकली जब आपके पास वैल्यूज, यहाँ पर अगर आपको प्लॉट करनी है तो आप प्लॉट करके भी दिखा सकते हो कि भाई हमारे पास जो मीन है 7 है, उस 7 के ऊपर जो मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम है 7, उसके ऊपर ऑन दी बेसिस ऑफ 7 आपके पास जो भी आउटकम्स आ रहे हैं वो कितने पेयर 7 तक जा रहे हैं, तो आप उसको विजुलाइज करना चाहो तो विजुलाइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, व्हिच इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस चीज को गौर से सुनो,
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, इसके बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमी ध्यान से सुनो। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको छोड़ दो फिलहाल। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? स्प्रेड करना, हाउ योर डेटा हैज बीन स्प्रेडेड। आपको याद है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, हमने वेरिएंस पढ़ा। ये दो वैल्यूज थी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड थी, मतलब which are showing how our data has been spreaded or distributed, right? या डिस्प्रेस कैसे हुई भी है वैल्यूज। अब फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि आपकी मीन लोकेशन, मैंने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये छोड़ दिया आपने, आपने पूरी प्रोबेबिलिटी जो ये 2 हफ्ते से पढ़ रहे हो वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सारा का सारा जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने के लिए पढ़े। ध्यान देखो, वेरिएंस और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। स्टैंडर्ड डेविएशन काम क्या था? बताता था कि भाई हमारी मीन लोकेशन से हमारा डेटा डेटा पॉइंट्स कितना दूर दूर है, मीन लोकेशन से कितना दूर दूर, ठीक है। वेरिएंस बताता था कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कितनी हुई भी है, कितनी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसी चीज को जब आप डिप्लॉय करते हो या फिर आप प्लॉट करने जाओगे, यू विल परफॉर्म सम फंक्शंस एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ दैट। नंबर 1, जब आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रिमेंबर वन थिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दोनों सेम नहीं। नॉर्मली अक्सर क्या होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हो तो काफी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दोनों सेम है। नहीं, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है वो अभी मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या जाता है, हर तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन आपकी शामिल हो जाती है। जब आप बात करते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट मींस यहाँ पर आप हर किस्म के डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैंने आपको बताया रैंडम वेरिएबल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है डिस्क्रीट। जब आप कंटिन्यूअस की बात करोगे, कंटिन्यूअस की डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओगे, यू विल परफॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन व्हिच इज पीडीएफ भी हम इसको कहते हैं, जस्ट पे लिखा हुआ है ना, इसको हम पीडीएफ भी कहते हैं। दिस पीडीएफ इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जब आप किसी भी कंटिन्यूअस वैल्यू के ऊपर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेंसिटी चेक करना चाहते हो। आप लोगों में से कितने जानते हैं ये वर्ड आपने सुना है, एरिया अंडर द कर्व? व्हाट डज इट मीन्स? इंटीग्रेशन से तो निकालते हैं आप, उसके ऊपर डेरिवेटिव्स अप्लाई। इसको अगर आप विजुलाइज करवाना चाहो, एग्जैक्टली जो आपका स्लोप बनता है ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डेटा, दिस स्लोप, दिस कर्व ऑफ योर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डेटा, और अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स सी हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, यू नो दैट दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपके पास इस तरीके से एक कर्व बनेगा, राइट। द एरिया बिटवीन दिस कर्व, ये जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये जो एरिया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द एरिया अंडर द कर्व एंड दिस शोज द डेंसिटी ऑफ योर डेटा, हाउ डेंस द डेटा इज, कितनी डेंसिटी हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि भाई आपके पास यहाँ पर
है कि हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन दिस क्लास, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि भाई जो मीन हाइट मेरे पास है वो है, मीन कहां पर आएगी, सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट, राइट। जो हमारी मीन हाइट है वो मैं कह रहा हूं यहां पे कि भाई वो है 168 सेंटीमीटर्स, ठीक है। दिस इज दी मीन हाइट। अब मीन हाइट ये है तो इसके हिसाब से दिस इज दी सेंटर पॉइंट, राइट, सेंटर पॉइंट है। अब जो एरिया आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो एरिया होगा, दिस इज दी 50% पॉपुलेशन ऑफ योर डेटा। दिस एरिया अंडर द कर्व मींस, ये जो यहां पर जो आपका एरिया अंडर द कर्व है, दिस मींस दी 50% ऑफ योर पॉपुलेशन और डेटा, ठीक है। आपके डेटा की 50% पॉपुलेशन किस तरफ होगी, इस तरफ। अब यहां पर जो इस तरफ जो आपको नजर आ रहा है, रिमेनिंग 50% ऑफ योर डेटा। अब ये जो आपको इमेज नजर आ रही है, व्हाट डज दिस इमेज शोज, दिस इमेज शोज द डेंसिटी और द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डेटा, कि किस तरीके से आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है। But it only works when we are talking about continuous random variable. नहीं समझा नहीं मैं। सेंटर में तो कुछ भी नहीं है ना, सेंटर से ही तो हम डिवाइड कर रहे हैं उसको, जो आपका मीन है उसी से तो हम डिवाइड कर रहे हैं कि भाई 50% मीन से कम होगा, 50% मीन से ज्यादा होगा। सेंटर में तो हमारा सेंटर पॉइंट है, मीन है। नहीं, दो हिस्सों में दोनों तरफ से मीन जाएगी, मीन दोनों के लिए है, नीचे वालों के लिए भी है, अपर वालों के लिए भी है, मीन वही है, एक ही है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यहां से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। अब ये था लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा है, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, आपके पास एक डेटा है। अब क्या ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, नो। तो इसका सेंटर पॉइंट कहां पर होगा, इसका सेंटर पॉइंट भी यहीं पर है। फॉर एग्जांपल नाउ हियर यू कैन सी कि दिस इज दी 50% ऑफ आवर डेटा। अब ये जो आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, दिस इज दी 50% ऑफ योर पॉपुलेशन, और ये जो आपके पास अलग से यहाँ पर ये इस तरफ जो आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, दिस इज बेसिकली दी अनदर 50% ऑफ योर डेटा। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस वैल्यूज के ऊपर काम कर रहा है तो इसलिए हम नॉर्मली यूज करते हैं पीडीएफ या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसको पढ़ के देखते हैं। A probability density function PDF is a function that describes the relative likelihood of a continuous random variable taking on a particular value. Key points क्या है for continuous variable? Number one thing क्या है ये भाई, continuous variables के लिए काम आएगा जब आपके पास वैल्यू कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है। Then, unlike discrete variable where we use a probability mass function, continuous variables don't have probability at exact point. हमारे पास यहाँ पर exact point की हमारे पास कोई probability नहीं होती। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूँ रोल अ डाइस, अब या तो आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब इसकी अगर मैं डेंसिटी निकालना चाह रहा हूं कि कितनी बार क्या आता है, इसको आप 100 टाइम्स चला दो। अब जो भी आपका डेंसिटी आ रही होगी वो एक होल नंबर होगा, एग्जैक्ट पॉइंट आएगा कि भाई ये वैल्यू इतनी बार आई, ये वैल्यू इतनी बार आई, ये वैल्यू इतनी बार आई। एग्जैक्ट पॉइंट आपके पास वो बता रहा होगा। हर वैल्यू की एक एक फ्रीक्वेंसी उसकी खुद की होगी। अगर आप नॉर्मली भी देखें तो आप फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल की बात करो, एक डाइस को आपने रोल किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 फॉर एवरी सिंगल आउटकम। हर एक आउटकम के लिए 1/6 प्रोबेबिलिटी है, राइट। बट ये डिस्क्रीट है, सबकी सेम होगी, राइट।
पहले आउटकम की भी 1.6, दूसरे की भी 1/6, तीसरे की भी 1/6, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सबकी 1/6 से सबकी बराबर होगी। लेकिन जब आप बात करते हो कंटिन्यूअस की, अब यहां पर जो आपके पास डेंसिटी आती है, द सम ऑफ ऑल डेंसिटीज ऑफ योर वैल्यू इज इक्वल टू 1। जो यहां पर आपके पास वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी 100% आपकी आएंगी, विच इज बेसिकली 1। अब वो कितनी भी आए, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है उसका। और इतना पता है कि हम सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज या सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 100%। हाँ बिल्कुल होगा, और वो किस में, पर वो डिस्क्रीट है तो इसलिए हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि भाई इसका ये वैल्यू आ सकती है। ये क्योंकि डिस्क्रीट नहीं है, दिस इज द कंटिन्यूअस। अब फॉर एग्जांपल इसी को हम यहाँ पर ड्रॉ के टाइम पर, जैसे कि आपको यहाँ पता था, अब इसकी फॉर एग्जांपल वैल्यू होगी, यहाँ पर आप लिख दो भाई 0.0001, यह आ गया आपका 0.05, यह आ गया आपका 0.1, यह आ गया आपका, यार मैंने वो ड्रॉ वाला मंगवाया है लेकिन अभी तक आया नहीं मेरे पास यार। मैंने आप लोगों के लिए मंगवाया है क्योंकि यार ये चीज़ें जो ना ड्रॉ करके समझाने में मज़ा आता है। अब मैं इसको बार बार बैठ के लिख रहा हूँ, ये तंग कर रहा है। 0.2, अब इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आएगी और ये इधर आ जाए फॉर एग्जाम्पल 0.5। अब टोटल अगर आप इन सब की सम करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पर 0.1, 0.05, 0.1 ये आपको क्या शो करवा रहा है? सवाल हो सकता है सर ये तो समझ में आया, दिस इज द एक्स वैल्यू, व्हाट इज दिस, ये क्या है? आपने कहा सर 50% हमारी यहाँ पर आ रही है, तो ये क्या है, व्हाट डज इट मीन्स? कौन सी वैल्यूज है? नाउ दोबारा हम आ जाते हैं, मैंने आप लोगों को समझाया कि हियर यू कैन सी दिस इज द 50% ऑफ योर डेटा। अगर आप इन वैल्यूज की बात करते हो तो वो भी हमें समझ में आ गया, these values are basically the frequencies or you can say the probability of your distribution, कि आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, कि कितना परसेंट डेटा आपका किस वैल्यू के ऊपर रिलाई करता है, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के ऊपर। नाउ अच्छा थोड़ा सा इसको भी देख लो, एरिया, इसको भी देख लें आप लोग, एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू दी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। द टोटल एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू 100%। तो ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है, कि भाई आपके पास जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है उसको आप जब टोटल प्लस करोगे तो आपके पास टोटल आपके पास 100% आएगा। मतलब वॉट एवर दिस टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जितना भी आपके पास एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ये टोटल 100% ऑफ योर डेटा है, ठीक है। Then probability that the variable falls in an interval of A and B is the area under the curve between A and B. Now what is A and B? यहाँ पर A और B क्या है? पॉइंट्स कौन से? ये स्टार लिमिट्स को क्या कहते हैं? लोअर फेंस और अपर फेंस, जो हमने पढ़ा था। लोअर फेंस और अपर फेंस के दरमियान जितनी भी आपके पास वैल्यू नजर आ रही है, दिस इज कंप्लीट इज द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको हम और अच्छे से समझेंगे जब आप हाइपोथेसिस पे आ जाओगे कि भाई हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। उसके अंदर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये एरिया अंडर द कर्व हमारे किस काम का है।
दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इस पर ध्यान दें थोड़ा सा। फिर हम आते हैं प्रोग्राम। अच्छा, इस पर टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे पता है दीज टॉपिक्स आर कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, हमने भी जब पढ़े थे बहुत कंफ्यूजिंग थे कि भाई कैसे काम कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व है क्या। जब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना इसको आसान बना सकूँ उतना आसान बना रहा हूँ। Now the second topic is probability mass function. As I already told you, whenever the value is continuous, at that time you will perform probability density function. When the value is discrete, तो आप क्या परफॉर्म करोगे? probability mass function. अब probability mass function PMF भी आप इसको कहते हो, applies to discrete random variables. It gives the probability that the random variable is exactly equal to the specific value. मतलब exactly जो आपकी वैल्यू, जब आप फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं किसकी, रोलिंग अ डाइस, ठीक है। अगर आप इसका एक डाइस को आपने रोल किया, अब इसको मुझे x वैल्यू निकालनी, x वेरिएबल मतलब आपका रैंडम वेरिएबल बनाना है, तो आपको पता है यहाँ पर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना, तो यहाँ पर आपका रैंडम वेरिएबल क्या होगा, वही सेम एग्जैक्ट वैल्यू होगी, राइट, जो आपका आउटकम है। अब आपका अगर आउटकम 1 है तो उसका रैंडम वेरिएबल भी 1 ही है, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई परफॉर्म नहीं किया। गॉट इट? तो इसी वजह से हम कहते हैं जब आप अप्लाई करते हो तो द रैंडम वेरिएबल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द स्पेसिफिक वैल्यू, जो आपका x स्मॉल है। अच्छा, हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जब आप रैंडम वेरिएबल की बात करते हो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल X से। जब आप वैल्यू की बात करते हो तो हम उसको डिनोट करते हैं स्मॉल x, ठीक है। या अगर आप इसमें चेंज करते हो y लेते हो तब भी वही बात आ जाएगी। अगर आप रैंडम वेरिएबल y की बात करोगे तो वो कैपिटल Y हो जाएगा, अगर आप वैल्यू y की बात करोगे तो वो स्मॉल हो जाएगी, स्मॉल y। इंटीग्रेशन आपको कम्युलेटिव में समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली सब पॉइंट ढूंढने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, एग्जैक्टली जब आप किसी भी एक छोटे एरिया की बात करोगे, आप उसका इंटीग्रेट करो तो आपके पास, या आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वो बेसिकली आपको कंप्लीट कर्व शो करवा देगा। लेकिन ऐसे डायरेक्टली कर्व नहीं शो करते, हम उसके अंदर स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रेडियंट यूज करते हैं। ये क्या है, ये हम आगे देखते हैं कम्युलेटिव के अंदर। ग्रेडियंट ऑफ योर चेंज इन पॉइंट्स या चेंज इन वेरिएबल्स या चेंज इन वैल्यू, उसको हम कहते हैं द स्लोप ऑफ द पॉइंट, ठीक है। वो कैसे निकलेगा वो हम आगे देखेंगे। फिर आते हैं हम की पॉइंट्स के अंदर, क्या है, फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, ठीक है। वर्क्स व्हेन आउटकम्स आर काउंटेबल, फॉर एग्जांपल डाइस रोल, flip a coin, number of customers, these are countable, you can easily count it। जब आप कंटिन्यूस की बात करोगे आप वहां पे काउंट नहीं कर सकते। अब पॉइंट में कितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दीज आर कंटिन्यूअस वैल्यूज। जब आप डिस्क्रीट की बात करो, दीज आर काउंटेबल, आप काउंट कर सकते हो भाई, या तो 5 होगा, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, 1000 होगा, लेकिन एक फुल स्टॉप होगा वहां पे, ठीक है। फिर आते हैं डेफिनेशन के ऊपर, तो ये क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x द पीएमएफ इज p ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू x। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब आप बात करोगे पीएमएफ की, यहाँ पर आपके पास जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो एग्जैक्टली इक्वल टू होता है आपकी स्पेसिफिक वैल्यू से। दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, which is equal to function of x। कैपिटल X आप कहते हो रैंडम वेरिएबल को, स्मॉल x आप डिनोट कर रहे हो आपकी सैंपल वैल्यू को, या आपकी जो वैल्यू है जिस पे आप परफॉर्म कर रहे हो उसको हम कहते हैं स्मॉल x। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि x ही यूज करो, आप यहाँ पे y भी यूज कर सकते हो, पर उसको भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कैपिटल Y और स्मॉल y, ठीक है। आप चाहो तो ABC भी यूज कर सकते हो, लेकिन ABC ना यूज करो तो अच्छा है, क्योंकि उसको हम कहीं और भी यूज करते हैं। फिर हम आते हैं वेयर f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ x इक्वल्स टू 1। मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ x होगी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x आएगी, वो
जीरो के बराबर या जीरो से ज्यादा होगी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मस्ट इक्वल टू 1 एज द कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यूअस के अंदर क्या था, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू 1, यहां पर भी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू सब 1 के बराबर। सबको जब आप प्लस करोगे तब आपके पास वैल्यू 1 आएगी। नहीं बढ़ सकती, तभी तो बोल रहा हूं। कैसे बढ़ जाएगी? फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी, जब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज विल ऑलवेज बी 1। हाँ, अगर बढ़ रही है तो आपकी गलती है, आपने कुछ गलत किया। हाँ तो नहीं, देखो फर्क है, फ्रीक्वेंसी है, बात तो वही है, फ्रीक्वेंसी निकालो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, और बेसिकली जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हो यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा जब करोगे तो फ्रीक्वेंसी बोलोगे, रेट ऑफ चेंज अलग चीज हो जाएगी। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो ना, हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कम्स इनसाइड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसके अंदर ही आते हैं। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई फंक्शन जो आपकी वैल्यूज है उसकी प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, डेटा आपका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हो एट दैट टाइम आप दो चीजें देखते हो, वैल्यू एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, वैल्यू एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, वैल्यू एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, डेंसिटी और मास। डेंसिटी तब जब आपके पास कंटिन्यूअस वैल्यू हो, मास तब जब आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू हो। दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं तो तभी हम इसको फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, वरना है तो यही प्रोबेबिलिटी ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अ फेयर डाइस, अच्छा ये फेयर वर्ड मैंने यहां पे यूज किया है, व्हाट डज दिस फेयर मीन्स? नहीं, फेयर डाइस, अब फेयर मतलब क्या होता है? लीगल तरीके से आप कह सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं भाई एक डाइस को रोल करो, ठीक है, अब आपको पता है कि भाई हर एक आउटकम का 1/6 है, ठीक है, आपने 100 टाइम्स रन किया, जब आप 100 टाइम करोगे तब भी सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल ही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई सबकी जो आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी थी वो सबकी बराबर थी, तो आपकी एम्पिरिकल भी तकरीबन सेम ही होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे तब आएगा कि फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि भाई मैंने 100 बार रन किया और 70 बार 70 टाइम्स 3 आया है, क्या ये फेयर डाइस है या नहीं? क्या ये फेयर है? क्या अगर आप एक डाइस को रोल करते हो 100 टाइम्स और 70 टाइम्स आपके पास 3 वैल्यू आ रही है, क्या ये फेयर है या नहीं है? कैसे फेयर है? 100 बार में से 70 बार 3 आ रहा है, दिस इज नॉट फेयर। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हो, चलो ये तो डाइस की बात कर ली, हमने कहा हम यहाँ पे इंटरव्यू चलाते हैं, ठीक है, अब इंटरव्यूअर आया, उसने देखा जिसका नाम ए था 70% बच्चे वो गए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता, क्या ये फेयर था इंटरव्यूअर? नहीं। या फॉर एग्जाम्पल हम कहें भाई यहाँ पे मुसलमान भी बैठे हुए और नॉन मुस्लिम भी बैठे हुए हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी मुसलमानों को ले गया वो, तो क्या ये फेयर है? नहीं। तो डाइस भी जब 70 बार 3 आ रहा है तो कैसे फेयर हुआ? हाउ इज दिस पॉसिबल 70 टाइम्स 3 आ रहा है? ये फेयर तो नहीं हुआ। तो ये कैसे पता चलता है कि फेयर नहीं है? तो क्या करना चाहिए ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कल के टॉपिक में, जो आपका होगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है वो हम देखते हैं, अभी ये खत्म हो गया तो अभी से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसी को देखते हैं, फेयर डाइस इज पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एच, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो हमारे वैल्यू के बराबर है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6, और सबकी जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 1/6 होगी। या फिर एक और चीज है, अब कॉइन फ्लिप, जब आप एक कॉइन फ्लिप करते हो तो हेड, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू हेड, हमें चेक करना है कि भाई हेड कितनी बार आ रहा है, तो हमें पता है उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 0.5, 2 कैसे? 1/2 या 0.5 आप बोल सकते हो। 0.5 आपके पास पी वैल्यू या प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगी, टेल के लिए भी वही सेम आएगी 0.5। तो ये डिस्क्रीट है, एक ही वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपकी डिस्क्रीट होगी। ठीक है, अब आप इसको प्लॉट कैसे कर सकते हो? यू कैन प्लॉट इज एज बार्स, बार टेबल, आप बार के अंदर इसको प्लॉट कर सकते हो।
हर आउटकम का फ्रीक्वेंसी आप बता रहे हो। अगर आप इस चीज को प्लॉट करोगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपके सारी बार्स बराबर होंगी। वाई? क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वैल्यूज सेम है। अब आप इसी को आप 100 ट्रायल्स पे परफॉर्म करोगे तब भी सबकी बार्स बराबर होंगी। दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे पास कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन बेसिकली कोई अलग से किसी डेटा के ऊपर परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है कि या तो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, नहीं, ये दोनों पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट जब आप दोनों पे अप्लाई करते हो तो इसको फाइंड करने के फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस के साथ अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं यहाँ पे कि भाई कंटिन्यूअस डेटा है आपका, ये यहाँ पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसी कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। अब ये हो गया आपका क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। दिस इज योर कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। अब कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन नॉर्मली इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये आपके पास इस तरीके से डेटा आपके पास बन जाएगा। अब मीन लोकेशन फॉर एग्जांपल ये आपका सेंटर है और उस मीन लोकेशन में हमने इसको बताया 168 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है। ठीक है, यहीं पर अगर आप इसको यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज योर 0.1 0.01, दिस इज योर, तो यहाँ पर मैं, अच्छा बीच पे आप पूरी निकाल लीजिएगा, मैं फिलहाल इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। नाउ दिस इज कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। अब यहाँ पे ये कह सकते हो सर ये कैसे बना, ये तो समझ में आ गया हमें कि एरिया अंडर द कर्व जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है तो उसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि हमारा इतना परसेंट डेटा इस एरिया अंडर द कर्व के अंदर रिलाय करता है, इतना परसेंट डेटा हमारे इस एरिया अंडर द कर्व के अंदर आ रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या बता रहा है? What does this shows? This shows the density of the every single value of your data. यहाँ पे इसने बताया कि हमारे पास जो डेटा किस तरीके से स्प्रेड हुआ है एरिया अंडर कर्व के अंदर, जो जहाँ जिस चीज का भी हम एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं, जितने भी हिस्से का निकाल रहे हैं उसके अंदर कितनी वैल्यूज आ रही है, ये बताएगा कि ये वैल्यू जो आ रही है ये कौन से एरिया अंडर द कर्व में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 168 की इसकी, ठीक है, तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये इधर आएगी, राइट, ये कहां पर आ रही है 0.5। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपके पास 0.5, इसका अगर हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला कैसे होता है, आपने पहले निकालना होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका 168 है, ठीक है, दिस इज योर 168। ओके, अब आपने करना क्या है, आपने नेक्स्ट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू उठानी। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 168 के बाद, फॉर एग्जांपल 169, तो ये आपकी फॉर एग्जांपल ये हो जाएगी आपकी 169 और ये आपकी हो जाएगी 167। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू उठानी है। अब वैल्यू कौन सी, ये जो आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, ठीक है, आपने क्या किया, हमने दोनों वैल्यू उठा ली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू आ रही होगी 0.54 समथिंग और इस पे हमारी वैल्यू आ जाएगी फॉर एग्जांपल 0.48 समथिंग। ठीक है, इस तरह की हमारे पास एक वैल्यू हमने इस हिसाब से उठा ली, दोनों वैल्यूज आ गए आपके पास। अब आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज के ऊपर बेसिकली क्या परफॉर्म करते हो, डेरिवेटिव्स। अब ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, ये बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव वैल्यूज हैं किसकी, 169 का आप डेरिवेटिव निकालोगे तकरीबन इतना आएगा, 167 का आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपके पास तकरीबन इतनी वैल्यू आएगी। अब आपने क्या करना है, इसका निकालना है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ चेंज। अब चेंज ऑफ ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, चेंज ऑफ ग्रेडियंट का मकसद होता है कि जो आप डेरिवेटिव ऑफ पॉइंट ए
माइनस डेरिवेटिव ऑफ पॉइंट बी डिवाइडेड बाय वैल्यू पॉइंट बी माइनस वैल्यू पॉइंट 2, तो टोटल आपके पास तकरीबन 0.4 के आसपास की वैल्यू बन जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि भाई हमारा जो ये 168 है वो यहाँ पर ही रिलाय कर रहा है, जिसकी वैल्यू है 0.04। अगर आप इसका 167 और 169 का अगर आप डेरिवेटिव निकालो, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मैंने एक एस्टीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं, मैं एस्टीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, मैं गारंटी वैल्यू नहीं बता रहा हूँ कि भाई यही वैल्यू आएगी, आपके पास जो भी वैल्यू आए वो उसके हिसाब से चेक किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई एक्चुअल डेटा के ऊपर तो परफॉर्म नहीं कर रहे ना, मैं कोई वो बना रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो हम ये देख रहे हैं, अच्छा कभी कभार क्या होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो डेटा साइंटिस्ट का, तो कभी कभार ये सवाल आता है, हाउ विल यू रिलेट पीडीएफ एंड सीडीएफ, मतलब आप किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन के साथ रिलेट करोगे, कैसे रिलेट करोगे। अब ये जो 0.4 आपके पास जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू रिलेट्स टू दी एरिया अंडर द कर्व ऑफ योर डेटा। अब फॉर एग्जांपल 168 का एरिया अंडर द कर्व आप निकाल रहे थे, तो उसकी वैल्यू क्या थी, 0.4, यहां पर भी आपके पास क्या आ गया, 0.4, सिंपल, ठीक है, समझ आया कि दोनों चीजें आपस में रिलेट कैसे कर रही हैं। अब ये तो हो गया कंटिन्यूअस के साथ, कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ पीएमएफ अलग होता है, उसमें हम कुछ भी नहीं करते, वो बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम यहाँ पर पीएमएफ ड्रॉ करते हैं, पीएमएफ ऑफ डेटा, वही सेम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। कौन सी एग्जाम्पल, रोल डाइस वाली, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, आपके पास 6 वैल्यूज हैं, हमने क्या करना है, इसी को यहाँ पर उठाना है। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वैल्यूज आ गई, 1/6, 2/6, ये क्या किया यार, इसको खुद ही नहीं, रब मिटाने का चक्कर नहीं है इसमें, ये कौन सा 0, अच्छा ये हो गया 2/6, ये हो गया आपका 3/6, और ये आपका हो गया 4/6, ये आपका हो गया 5/6, ये आपका हो गया 6/6। अब क्योंकि मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, अब मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटीज विल ऑलवेज बी, प्रोबेबिलिटी मतलब x, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, मतलब रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो सबकी इक्वल होगी। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें आपकी रोल डाइस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, ठीक है, 2 की क्या है, अरे भाई सबकी बराबर है ना प्रोबेबिलिटी, तो 2/6 1/6 होगा ना, 2/6 क्यों जाएगा, फिर उसके बाद इसका भी 1/6, फिर और इसकी भी, दिस इज दी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, आप इसको कह सकते हो, दिस इज दी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रोलिंग डाइस। अब यहां पर आपने देखा ये तो बिल्कुल लीनियर आ रही है, क्यों, क्योंकि आपकी सबकी वैल्यूज इक्वल, एवरीथिंग इज इक्वल, क्योंकि ये डिस्क्रीट
वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी का हम अब निकालते हैं, इसी को रिलेट करते हैं कम्युलेटिव मास फंक्शन के साथ। हाउ टू रिलेट CDF टू दी PMF। कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन रिलेट करना है किसके साथ? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के साथ। अब यही सेम चीज दोबारा, क्या ये पूरा सिलेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसी को कॉपी कर लेते। अब ये आ गया आपका क्यूमुलेटिव मास फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल दिस इज द कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ कम्युलेटिव मास फंक्शन। अब यहां पर आपने क्या करना है, हियर यू विल जस्ट ऐड द प्रोबेबिलिटीज एंड द वैल्यू ऑफ इट। मतलब जब आप कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए आप जब निकालोगे कम्युलेटिव मास फंक्शन, तो आपने करना कुछ भी नहीं है, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे वैल्यू के साथ, दैट्स इट। कोई डेरिवेटिव नहीं निकालना, कोई ग्रेडियंट नहीं निकालना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इफ आई से यहां पर जो आपके पास वैल्यू आएगी 1 की, वो तो यही होगी 1/6। तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ये आपके पास हो गया 1 की, अरे यार क्या होगा, छोड़ना नहीं था यार। ऐसे बना लो यार, ठीक है। ये आपके पास हो गई किसकी, 1 की डेंसिटी, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपने करना क्या है, वैल्यू को ऐड करना, दैट्स इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका 1/6 प्लस 1/6 क्या होगा 1/6 भाई 2 का क्या है, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 2 की 1/6 प्लस ये 1 वाले की 1/6 इक्वल्स टू 2/6। तो आपके पास जो कम्युलेटिव डेंसिटी ऑफ 2 होगी वो क्या होगी 2/6। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप बताओ 3 की क्या होगी, तो आप जब रिलेट कर रहे होगे तो इस तरीके से रिलेट करो। उसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या कहते हैं 4 की, ठीक है। ये नीचे वाला ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, गलती से हुआ। फिर उसके बाद 5 की 5/6 और इसकी, अब अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारा हिंस ट्रू, ठीक है। अब ये चीज आप बार चार्ट के थ्रू ही क्या करते हो, डिनोट करते हो, ठीक है। इसको हम बार चार्ट के साथ डिनोट करते हैं। इसमें कोई सवाल है, अब समझ में आ गया कि आप दोनों को कैसे रिलेट कर रहे हो। जब आप कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से रिलेट करोगे, तब आप डेरिवेटिव निकालोगे, उसका ग्रेडियंट निकालोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, रिलेट हो गया। जब आप बात करोगे कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन रिलेटिंग टू दी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तब आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड करते जाना है। फर्स्ट आउटकम, तो फर्स्ट आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी, उससे पहले कोई आउटकम था ही नहीं, प्रोबेबिलिटी सेकंड आउटकम में फर्स्ट और सेकंड दोनों की प्लस कर दी, थर्ड आउटकम में फर्स्ट सेकंड और थर्ड की प्लस कर दी। इस तरीके से आपके पास ये कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन बन जाता है। पूछ सकते हो सवाल। हाँ मतलब देखो यहाँ तो आएगा ही 1, बट नॉर्मली जब आप इधर की बात करोगे तब यहाँ पर भी आपके पास 1 ही आ रहा है। 1.1 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई करो 6 टाइम्स, या मतलब प्लस कर दो इसको 6 दफा, तो आपके पास इक्वल टू 1 ही आएगा, कुछ भी कर लो।
तो देखो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि जब आपके पास इसकी, देखो वो तो बात आपकी सही है, 1 आएगा, वही तो बता रहा हूँ कि ये 6/6 इक्वल टू 1, तो ये प्लस ही कर रहे हैं ना हम। नहीं 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 नहीं, इससे नहीं है कि ये सबको आपने एक साथ प्लस कर दिया। ये जो आखिर में जो वैल्यू आ रही है ये प्लस वैल्यू है ना आपकी 6/6, ये प्लस वैल्यू है ना आपकी। अगर आप यहाँ पर भी बात करोगे तो 1/6 को 5 टाइम्स 6 टाइम्स प्लस कर दो, आपके पास वही 1 आ जाएगा वापस। एलसीएम भाई, वो एलसीएम तो वो तुम जो भी लेना है लो, देखो वो तो मैथ्स का टॉपिक बता रहे हो ना आपकी, भाई मैं इसको प्लस कैसे करूँ, वो तो जैसे मर्जी करना है करो, करना प्लस है। अब तुम एलसीएम नहीं भी ले रहे तो तुम वैल्यू निकालो, पॉइंट में वैल्यू आएगी, सारी पॉइंट की वैल्यूज को प्लस करो, आपके पास आखिर में 1 ही आएगा। ठीक है, अब एलसीएम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, पॉइंट में वैल्यू निकालो, हम क्यों एलसीएम करेंगे, हम एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट हमारा एलसीएम ताल्लुक नहीं है भाई, हमारा काम है प्लस करना, प्लस दिया उसके पॉइंट में वैल्यू दे देनी है, खुद का खुद हमें उसमें ऐसे डिवाइड में वैल्यू नहीं देनी है, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो 1/6 थोड़ी लिखोगे, वहां पे तो लिखोगे 0.16, वहां पे तो वो लिखोगे ना आप। ठीक है, समझ में आ गया, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अब आते हैं आप लोगों का टास्क के, रिवाइज करता हूं वो तब आएगा जब आप ये बनाओगे, मुझे इस चीज को सिमुलेट करके दो भाई। प्रोबेबिलिटी, अच्छा दोबारा रिपीट, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मींस हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट योर डेटा, आप अपने डेटा को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हो, कैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आप जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कर्व बनता है आपके डेटा के अंदर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कर्व हो, स्ट्रेट को भी हम कर्व ही कहते हैं भले वो स्ट्रेट लाइन क्यों ना हो। जब आपके पास एक कर्व बनता है तो वो कर्व डिनोट कर बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अगर आपका डेटा जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर आपका कर्व इस तरीके से सेंटर में कर्व दे रहा है, दैट मींस योर डेटा इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड। सही, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूअस है, इफ इट इज डिस्क्रीट तो आपके पास सीधी लाइन आ जाएगी। वो ये बता रहा होगा कि हाउ योर डेटा हैज बीन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके, पीडीएफ, पीएमएफ। पीडीएफ यूज होता है किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए, पीएमएफ यूज होता है डिस्क्रीट के लिए। जब पीडीएफ की बात करोगे तो पीडीएफ में जब आप डिनोट करते हो तो एक्स के अंदर आप वैल्यूज लिखते हो, वाई के अंदर आप बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हो। पर पीडीएफ शो क्या करता है, पीडीएफ शोज द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है कि इस एरिया के अंदर हमारा इतना % डेटा रिलाय करता है, बैठा हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ इस पूरे डेटा, इस पूरे हॉल की बात कर लेते हैं हम, इस पूरे हॉल की आप डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, यू विल से कि आपका जो सबसे ज्यादा डेटा है वो इस आगे वाली लाइनों में बैठा हुआ है, बाकी पीछे कोई भी नहीं है। तो ये बता रहा होता है किस एरिया अंडर द कर्व के अंदर आपके पास डेटा अवेलेबल है और कितना % डेटा। जब आप बात करते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बेसिकली डिस्क्रीट डेटा के ऊपर होता है, जहां पर हमारे पास जब हम उसका रैंडम वेरिएबल निकालते हैं तो रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू दी वैल्यू, सिंपल वैल्यू, ठीक है, होल नंबर, तो वो फिक्स नहीं है, वो उसके बराबर होता है। नॉर्मली हम उसको कोई पॉइंट्स में बनाने में नहीं कन्वर्ट करते, ठीक है, जब बराबर है, डिस्क्रीट है ना, फुल स्टॉप लगा हुआ है आपके पास, उसको फिर पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है हमारे पे। जैसे कि रोल नंबर की बात कर लो आप, सबका रोल नंबर +1 के हिसाब से सेट होता है, कभी देखा है कि पॉइंट के हिसाब से सेट हो रहा हो, नहीं। तो बेसिकली यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, यार कभी बोलोगे 5.5 बच्चे बैठे हो, ये 0.5 कौन सा आ गया, नहीं है, तो ये डिस्क्रीट है, फुल स्टॉप है, यहाँ पर आपका डेटा काउंटेबल है, अनकाउंटेबल डेटा नहीं है, तो हम उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर नोट करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जब आप डिनोट करोगे तो वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल, मतलब हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी बराबर ही होगी, गारंटी के साथ कि आप उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालें। अब आते हैं कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन के ऊपर। दिस कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन बेसिकली शोज दी डेटा, यहां पर आप एरिया अंडर द कर्व नहीं बताता, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ योर डेटा बताता है।
क्या आपका डेटा जो है, जो पॉइंट है, उसकी कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि आपके डेटा के अंदर वो अवेलेबल होगा, वो ये शो करता है। अब उसको अगर आप रिलेट करना चाहते हो पीडीएफ के साथ, तो पीडीएफ में हम नॉर्मल जब रिलेट कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम वी विल परफॉर्म अ फार्मूला। उस फार्मूला में क्या होता है, यू विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट एंड द प्रीवियस पॉइंट एंड विल गेट द ग्रेडियंट ऑफ इट। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट क्या है ये हम आगे भी देखेंगे, जब आप ग्रेडियंट बूस्टिंग इस तरह के अलग अलग एल्गोरिथम्स पे काम करोगे तो उसमें हम देखेंगे इसको। पर अभी फिलहाल सिर्फ ये याद रखो कि ग्रेडियंट निकालना होता है, मतलब आप रेट ऑफ चेंज निकालते हो। उसका रेट ऑफ चेंज आपने निकाला तो आपके पास वही सेम वैल्यू आ जाएगी जो एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू होगी। डेरिवेटिव जब आप निकालते हो नेक्स्ट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू की जो वैल्यू आएगी उसमें से आपने उसका ग्रेडियंट निकालना। जब ग्रेडियंट निकलेगा तो जो वैल्यू आपके पास आएगी ना, वो वैल्यू आपकी एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही आपका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, डेंसिटी बनता है। फिर हम अगर यही सीडीएफ फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अप्लाई करते हैं तो यहां पर अगर आप इसको रिलेट करवाओगे तो यू विल ऐड दी होल प्रोबेबिलिटीज, मतलब फर्स्ट वैल्यू तो सेम आएगी, जाहिर सी बात है। सेकंड वैल्यू और फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दोनों प्लस होकर सेकंड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इसी तरीके से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। समझ आ गया? अब आपने करना क्या है, मुझे ये परफॉर्म करके दो, सिमुलेट करें। ठीक है, रैंडम वेरिएबल वही रैंडम वेरिएबल बनेगा यहाँ पर, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू योर वैल्यू। यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, सेम ही रहेगा। अब वैल्यू कैसे लेनी है वो मैं इतनी बार तो मैं रैंडम निकाल चुका हूँ। अब आप रैंडम इंट से निकालो, आप नॉर्मल रैंडम से निकालो, आप कहीं कहीं और से लेकर आ रहे हो, इट्स अप टू यू, पर इस चीज को आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, और देखो मैंने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसे निकालना है। ये देखो प्लॉट पीएमएफ यूजिंग मैटप्लॉट बार प्लॉट, इसमें ये बताया हुआ है एक्स में क्या आएगा वाई में क्या आएगा। यार अब ये तो कर लो, 2 मिनट का काम है। फिर इसके बाद एक और है पीडीएफ का, वो भी कर लेता है, पहले ये करें।